तो आज हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर दैट इज हाइड्रोकार्बन ये कंप्लीट करने के दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये पूरा जो इंटायर चैप्टर है ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। व्हाट आर दी 3 पार्ट्स? तो जैसा कि हमें पता है जो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। याद होगा आपको, एक को बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड में इस तरफ ओपन चेन होता है, इस तरफ ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और इस तरफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड जो है वो बेसिकली फिर फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं एल्केन्स, दूसरे को कहते हैं एल्कीन्स और तीसरे को कहते हैं एल्काइंस। और अभी आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एल्केन्स। तो अभी आप हेडिंग जो डालेंगे वो एल्केन्स का है। अब इस एल्केन्स को पढ़ने के लिए हम लोग एक शीट यूज कर रहे हैं, जो शीट में ख्याल से आप लोगों के हाथ में है और जो लोग इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी शीट का जो लिंक है, पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये चैप्टर, इस पर्टिकुलर जो शीट है, इसे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस शीट की मदद से आप काफी आसानी से इस चैप्टर को समझते हुए पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत डिटेल में नोट्स इस पर्टिकुलर शीट में बना हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस शीट को देखते चलना है, समझते चलना है और लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सफिशिएंट मात्रा में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वो बेसिकली 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड और एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। और ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं वो फर्दर 2 प्रकार के, एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, पर अगर इसको फर्दर इस तरह से क्लासिफाई किया जाए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेसिस पर, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दीज 2 आर कॉल्ड एज unsaturated compounds and this is called as saturated compounds। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेसिस में आप इसे 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड क्या होगा? सैचुरेटेड उसे कहते हैं जो फर्दर और उसमें एडिशन नहीं हो सकता है हाइड्रोजन का, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। और इसी को हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। दिस ओनली कॉल्ड एज पैराफिन्स। तो पैराफिन नाम इसी को दिया गया है। Whereas जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें यही हो सकता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन रहा होगा या कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड जो बनने वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एल्कीन या एल्काइन के नाम से जानते हैं। और उसको पढ़ने के लिए एक नया शीट हम लोग देखेंगे जो कि शीट नंबर 11 है। ये भी मैंने आपको दे दिया है। इसको जिस दिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस वाले वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर शीट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, सो दैट कि आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकें। अब इसको 2 अलग अलग शीट्स में इसलिए पढ़ा रहा हूं, उसका लॉजिक ये है कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड को अलग पढ़ेंगे और अनसैचुरेटेड को अलग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एल्केन्स भी कहते हैं और पैराफिन्स भी कहते हैं। इसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप वहां देख सकते हैं कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? CnH2n+2। ये सब कुछ वो बातें हैं जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ रखा था, CnH2n+2। सिमिलरली यहीं पर इसका भी मैं लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये इसके जनरल फॉर्मूला होते हैं। और आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर इसे हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? तो आप देखें, पैराफिन लिखने का जो उसका रीजन है वो ये है कि लैटिन वर्ड पैरम एंड एफिन से ये वर्ड बना हुआ है। पैरम मतलब होता है लिटिल और एफिन मतलब होता है एफिनिटी। तो इसकी जो एफिनिटी है वो बहुत कम होती है टुवर्ड्स रिएक्शन। वाई इसकी एफिनिटी कम होती है वो समझने वाली बात है कि मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसी जगह पर कहीं लिखा हुआ है CH2
डबल बॉन्ड CH2, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। वेयरएज इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर मात्रा में है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर मात्रा में। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर भरपूर मात्रा में होगा तो ये अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा तो उसके ऊपर ये बड़ी आसानी से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। इसलिए जनरली ये लेस रिएक्टिव होता है, जनरली ये लेस रिएक्टिव होता है और रिलेटिवली C ट्रिपल बॉन्ड C कंपाउंड या फिर C डबल बॉन्ड C कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये इन दोनों से रिलेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होता है। दिस इज मोर रिएक्टिव, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दिस इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। पैरम मतलब लिटिल, एफिन मतलब एफिनिटी, लेस एफिनिटी टुवर्ड्स रिएक्शन। एफिनिटी मींस प्यार, लव, अफेक्शन, तो ये कम रिएक्शन के प्रति अपना प्यार दिखाता है, इसलिए इसको पैराफिन्स बोलते हैं। गॉट इट? अब जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो एल्कीन में सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। क्यों उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी? बिकॉज ऑल दी बॉन्ड्स आर सिंगल इन नेचर। मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर याद है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपसे बताया होगा। मैं अभी मीथेन बना रहा हूं, मैंने उस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया होगा। दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वेयर ईच एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट। इट इज 109 डिग्री 28 मिनट और 109.5 डिग्री। तो आप देख सकते हैं अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है, ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड its 4 bonding orbitals are directed towards the 4 corner of a regular tetrahedral at an angle of 109.5 degree और 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है? अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे होता है, हाउ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने इसका लॉजिक आपको पहले भी बताया होगा, वाई एल्कीन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान है थोड़ा बहुत भी, वाई एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये मिटा दूं पूरा। तो वाई एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए, मुझे लग रहा है ऐसा आप लोग के रिस्पॉन्स से कि आपको ध्यान नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था। हाइब्रिडाइजेशन सिखाते वक्त मैंने आपको समझाया होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्यों होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब अगर इसे मैं एनर्जी लेवल डायग्राम में दिखाऊं तो एनर्जी लेवल डायग्राम में कैसा बनेगा? 1s2 2s2 2p2, यही बनेगा 1s 2s 2p। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। बॉन्ड कितने बनने हैं कार्बन के? 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। तो ये यहां से क्या करेगा? ये यहां से एक्साइट होकर कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है आफ्टर एक्साइटेशन, जो एनर्जी लेवल है, मैं यहां पर लिखूंगा बिफोर एक्साइटेशन। दिस इज बिफोर एक्साइटेशन और दिस इज आफ्टर एक्साइटेशन। आफ्टर एक्साइटेशन। अब आफ्टर एक्साइटेशन जो इसका एनर्जी लेवल, एनर्जी डायग्राम होगा वो क्या होगा? वो कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पर कुछ ये p में 3 होंगे, 1s में 1 होगा, 2s में 1 होगा और यहां पर क्या होगा? 2। दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। पर जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, कार्बन p ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये s, ध्यान से देखिएगा, कार्बन का s ऑर्बिटल ऐसा, 3 p ऑर्बिटल हैं, एक ये और तीसरा z एक्सिस में जाएगा। ये क्लियर है कि इसके 3 ऑर्बिटल ऐसे होंगे। ठीक है? अब जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां प्रेजेंट है? ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस वाले p में, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस वाले p में और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस वाले p में। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डन? अब जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन 4 आएंगे। अगर मैं CH4 बना रहा हूं, हाइड्रोजन जो 4 आएंगे तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा वो भी s ही होगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का
इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो कुल 4 हाइड्रोजन लग गए, CH4 बन गया। देखिए इंटरेक्शन कैसा कैसा हुआ है। एक इंटरेक्शन हुआ है SS ओवरलैपिंग, एक इंटरेक्शन हुआ है SP ओवरलैपिंग, ये इंटरेक्शन हुआ है SP ओवरलैपिंग, और ये भी इंटरेक्शन हुआ है SP ओवरलैपिंग। तो जब आप इसकी ओवरलैपिंग करा रहे थे तो 3 बॉन्ड एक लेंथ के निकले और एक बॉन्ड ज्यादा छोटा निकला, क्योंकि SS ओवरलैपिंग इज अ बेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, काफी बेहतर होता है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग टू की ज्यादा था, तो SS ओवरलैपिंग सबसे अच्छा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, वेयरएज ये तीनों थोड़ा उससे रिलेटिवली वीकर ओवरलैपिंग है। तो 3 लेंथ एक जैसे होंगे और एक लेंथ अलग होगा। लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है मीथेन का, उसमें क्या देखा गया, ऑल दी 4 लेंथ्स आर सेम, ऑल दी 4 लेंथ आर सेम। तो या तो ये गलत है, या फिर जो नेचर में मिलने वाला कंपाउंड है वो गलत है। नेचर में मिलने वाला कंपाउंड तो नेचुरल है, वो गलत हो नहीं सकता, तो मेरी थ्योरी ही गलत होगी। तो हमने अपनी थ्योरी में संशोधन किया। थ्योरी में क्या संशोधन किया, हमने मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लगाया। व्हाट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, आपने क्या किया, इन चारों ऑर्बिटल को एक साथ मिक्स कर दिया। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने किसको किसको मिक्स किया, एक S और 3p को। तो कुल मिला के आपके एक S और 3p मिलकर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने वो कैसे बन गए, ये 4 ऑर्बिटल बन गए यूं इस प्रकार से, और सारे के सारे सेम। इन सारे में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक एक 4 इलेक्ट्रॉन थे। और इन सबका इंटरेक्शन अब किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। इन सबका इंटरेक्शन अब किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। और जब इनका इंटरेक्शन हाइड्रोजन के साथ हुआ तो हाइब्रिडाइज, तो इंटरेक्शन कैसा है, sp3s 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 एंड sp3s ओवरलैपिंग। और अब चारों के बॉन्ड लेंथ क्या हो गए, सेम हो गए। नेचर में जो पाया जाता था उसका बॉन्ड लेंथ कितना था, सेम था। तो दोनों चूंकि सेम हो गए, तो फिर हमने जो ओरिजिनल थ्योरी पढ़े थे उसको हमने थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, क्योंकि थ्योरीज को तो बदला जा सकता है पर नेचर में मिलने वाले कंपाउंड को हम बदल नहीं सकते। यही कहानी आपको देखिए पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है कैसे आपने sp3s के साथ ओवरलैपिंग करा के और उसको कैसे बॉन्डिंग कराया है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्यों sp3 होता है और किस प्रकार से sp3 को हम लोग देखते हैं। नोमेनक्लेचर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि नोमेनक्लेचर हमने अलग से पूरा पढ़ रखा था। मैंने कॉमन नेम भी बताया होगा कि आइसो कब कहते हैं, नियो कब कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, ये सारा नोमेनक्लेचर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए नोमेनक्लेचर पार्ट को मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवा रहा हूं। आइसोमरिज्म भी हमने अलग से पूरा पढ़ रखा है। आइसोमरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, इज इट अ चेन आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, ये सारा आइसोमरिज्म मैंने आपको बताया है। सी हॉर्स स्ट्रक्चर याद है, सी हॉर्स स्ट्रक्चर बनवाए थे, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन बनवाए थे, एक्लिप्स फॉर्म आया था, पार्शियल एक्लिप्स आया था, ये सब स्ट्रक्चर कुछ ध्यान आ रहा है। एक सर्कुलर वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए थे ना, हाँ ना कुछ बोलते नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर बनवाए थे। यहां पे H H H और एक स्ट्रक्चर ऐसा था जहां पे इधर H इधर H इधर H, ये न्यूमेन्स प्रोजेक्शन था। फिर मैंने आपको फिशर डायग्राम भी दिखाया था कि फिशर डायग्राम कैसा होता है, ये सब सारा चीज आपको मैंने बता रखा है। तो अगर किसी को नहीं ध्यान है तो आप जीओसी का जो मैंने लास्ट पार्ट में लेक्चर पढ़ाया है वहां पर जाकर उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और मैंने आपसे यह भी कहा होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है और कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्टैगर्ड वन इज सबसे ज्यादा स्टेबल एंड सबसे लीस्ट स्टेबल इज इक्लिप्स्ड वन। स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में पार्शियल इक्लिप्स आता है जो रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है। तो ये 3 हमने स्ट्रक्चर देखे थे। तो कुल मिलाकर यहां तक की कहानी ऑलरेडी आप जानते थे, और जो नहीं जानते थे या जो भूल गए थे उसको मैंने आपको बता दिया है। सीधे आप चले जाएं पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 से अब आपको पढ़ना है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन हम लोग
किस किस तरीके से करते हैं, ये रिएक्शन आपको देखना है। गॉट इट? अब इस रिएक्शन को करने के लिए पहले आपको यह सोचना है कि एल्केन बनाना है हमें, यानी अल्टीमेटली वी वांट एट द प्रोडक्ट साइड एल्केन मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम कैसे कैसे एल्केन बना सकते हैं उसको जरा देखते हैं कि किस किस तरीके से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? किस किस तरीके से आप एल्केन बना सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसकी मदद से आप एल्केन बना सकते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो आपको पढ़ना है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो आपको पढ़ना है दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जहां पर या तो डबल बॉन्ड हो नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे किसी कंपाउंड से आप क्या बनाते हैं? ऐसे किसी कंपाउंड से आप क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं या पैराफिन्स बनाते हैं। उसको हम फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। देन सेकेंड जो है वो क्या है? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंड जो आपको पढ़ना है वो क्या है? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब ये जो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड आपको देखना है, इस अल्काइल हैलाइड में कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप हैं? पहला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिखाई दे रहा है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखें इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं इसलिए ये लिखवा दे रहा हूं ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ने हैं। एक है वुड्स रिएक्शन, एक है फिटिंग्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग्स रिएक्शन। डी है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड से आपको वुड्स पढ़ना है, फिटिंग पढ़ना है, वुड्स फिटिंग पढ़ना है एंड उलेमन्स रिएक्शन। दिखाई दे रहा है? उलेमन्स रिएक्शन, ULLMANN, उलेमन्स रिएक्शन। फिर the next is reduction by alkyl halide, reduction by alkyl halide, रिडक्शन, अच्छा रिडक्शन ऑफ, आप रिड्यूस करवा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देन इज फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, FRANK, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। कोरेहाउस सिंथेसिस आपका नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सेकेंड हो गया। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे थर्ड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कुछ टाइप हैं। पहला टाइप क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पहला क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसलिए एक जगह लिख दे रहा हूं ना, ताकि वैसे तो इस शीट के बिल्कुल लास्ट में ये कंक्लूड किया हुआ है, मतलब मैं जो यहां पे अपने से कर रहा हूं, आप जब इस शीट के बिल्कुल लास्ट पेज में जाएंगे तो वहां पे आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर करके एक पेज दिया हुआ है, पेज नंबर 30, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर पे ना जो मैं यहां लिख रहा हूं ना, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया है। दिखाई दे रहा है? पर मैं चाहता हूं कि मैं भी एक बार आपके सामने लिख दूं, ताकि एक बार ये बृहद रूप आपको दिख जाए
फिर हम लोग इसको धीरे धीरे एक एक करके क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि आपको ना पता चलेगा कि कितने टाइप के रिएक्शन एटलीस्ट आपको पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और पूरा जो भगवान विष्णु का बृहद रूप है वो तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, याद है ना, वो जो मैंने एक टेबल बनवाया था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वहां पे मैंने कहा था कि इस 11th क्लास में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आप देखिए अभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सिर्फ एल्केन पढ़ रहे हैं, उस एल्केन का भी सिर्फ प्रिपरेशन मेथड है। तो अब सोचिए कि पूरी ऑर्गेनिक का क्या स्टेटस है और आपको ऑर्गेनिक को क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर है तो समझिए 55% केमिस्ट्री आपकी खत्म हो गई, क्योंकि यहीं से ज्यादा सवाल आएंगे, क्योंकि ये सबसे वास्ट यही है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को देखा जाए तो सबसे ज्यादा वास्ट जो कुछ भी है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक अगर नहीं समझ में आया तो कहानी डैमेज है। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, 11th क्लास की ऑर्गेनिक तो फिर भी बहुत आसान है, 12th क्लास में तो बहुत एलाबोरेटेड फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि सारे ग्रुप आपको उधर ही पढ़ने हैं। यहां तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो डरा नहीं रहा हूं, अभी से सचेत कर रहा हूं कि अब भी अगर ऑर्गेनिक के प्रति आपके मन में हे दृष्टि है तो उस हे दृष्टि को प्रेम दृष्टि में बदलिए। बिकॉज अगर आप उसको अभी भी प्रेम दृष्टि में नहीं बदले फिर मैं भी आपकी मदद कुछ दिनों बाद नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। सी, क्लीमेंशन रिडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, या वुल्फ किस्नर रिडक्शन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आईआईटी के सिलेबस में होता है क्लीमेंशन रिडक्शन या वुल्फ किस्नर, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। देन रिडक्शन विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस। रिएक्शन विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, तो ये रिएक्शन है विथ दिस। इसके बाद चौथा नंबर है फ्रॉम कार्बाइड। फ्रॉम कार्बाइड, फ्रॉम कार्बाइड। हाँ, मिजिंगो रिडक्शन भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो मिजिंगो रिडक्शन भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। क्लीमेंशन और वुल्फ किस्नर भी नहीं देख रहे हैं। वुल्फ किस्नर और क्लीमेंशन वैसे क्लास 12th में हम लोग पढ़ लेंगे इसको। वहां पे ये कहां पर पढ़ते हैं क्लीमेंशन और वुल्फ किस्नर, यहां पर ये प्रिपरेशन मेथड में है, वहां पे ये रिएक्शन में आ जाएगा, तो हम लोग वो रिएक्शन में पढ़ते हैं, ये अगले साल पढ़ेंगे। मोजिंगो भी अगले साल पढ़ेंगे, वो भी हम लोग को वहां पे कीटोन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी नहीं है, 12th क्लास में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो फ्रॉम कार्बाइड्स, कुल मिलाकर इतने रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के आपको पता होने चाहिए। सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इतने रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। अब जरा एक बार पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले पेज पर जाएं, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले पेज पर जाएं, वहां पर आपको ना एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ग्रिग्नार्ड के साथ सीधे अल्काइल हैलाइड से उसने स्टार्ट किया है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड, फिर वुड्स, फिर फिलिंग, फिर वुड्स फिटिंग, सारा जितना भी है सारा उसने कर दिया, क्योंकि वुड्स के साथ ही उसने वुड्स फिटिंग और फिटिंग भी इंक्लूड कर लिया। उलेमन रिडक्शन, फिर फ्रैंकलैंड, और लास्ट में कोरेहाउस सिंथेसिस है जो आपके सिलेबस में नहीं है। देन अनसैचुरेटेड का उसने एक ही लाइन में क्लियर कर दिया है, देख रहे हैं, पहला फ्रॉम एल्कीन्स और अल्काइंस, सेकंड पेज में यानी पेज नंबर 31 में एकदम टॉप में देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम एल्कीन्स एंड अल्काइंस, दैट इज व्हाट, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। उसके बाद देखिए उसने लिखा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये वाला, इसके 3 रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कैसे आप HI और क्लीमेंशन और वुल्फ किस्नर, तो वो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। रेड फॉस्फोरस एंड HI के प्रेजेंस में कर रहे हैं, और फाइनली लास्ट रिएक्शन क्या पढ़ा, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ कार्बाइड। ये आपको पहले समझ में आना चाहिए कि इतने तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है व्हाट, एल्केन। और ये नेम रिएक्शन ना ध्यान होना चाहिए, मैं रटवाने में आपको इसकी कोशिश करूंगा कि कैसे आप इसको याद रख पाएंगे। ग्रिग्नार्ड देखते ही आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ध्यान आ जाएगा, मैं ग्रिग्नार्ड क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। वुड्स रिएक्शन क्या है एक बार दिखा दूंगा कि वुड्स में क्या होता है, फिर आपको वो ध्यान रह जाएगा कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है।
पर वो एक एक बार आपको उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब एक चैप्टर ये पूरा प्रिपरेशन खत्म हो गया तो एक चीज और मैं बोलना चाहता था कि जब कभी भी आप ये चैप्टर देख रहे हैं तो आपको ना यही सीक्वेंस पूरे यहां से लेकर 12th क्लास तक मेंटेन करना है। क्या है? सबसे पहले आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, उसके बाद आप पढ़ते हैं उसकी जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी के बाद आप पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड के बाद पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फाइनली उसका यूजेस। यही हर चैप्टर में आपको करना है। क्लासिफिकेशन या अबाउट दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, फिर आपको पढ़ना है उसके बारे में पढ़ लिया, फिर आप पढ़ेंगे उसकी जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी के बाद उसकी प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगे और फिर उसके यूजेस। हर चैप्टर में आपको यही सीक्वेंस करना है। इसका मैप जितनी जल्दी आपके दिमाग में बन जाए कि मैंने एल्केन के प्रिपरेशन में 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़े थे, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बाइड। ये पहले 4 ब्रॉड बनना चाहिए। उसके बाद भाई अनसैचुरेटेड में क्या होता है, तो ये ऐसा डाला डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको निकल पीडी के प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्ट कराया, रिड्यूस हुआ, प्रोडक्ट बन गया। मुझे जैसा याद है, तो मैं तो चूंकि पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद हो गया, बार बार पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग को भी ऐसे पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड है तो फिर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा दें, वुड्स ने एक रिएक्शन कराई, फिटिंग ने एक रिएक्शन कराई, वुड्स फिटिंग ने मिलकर रिएक्शन कराई, उलेमान ने कराई, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हुआ या फ्रैंकलैंड ने अलग तरीके से एक रिडक्शन किया। तो इस प्रकार से आपने अल्काइल हैलाइड कंप्लीट किया। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, वुल्फ किस्नर और क्लिमेंशन, 4 इसके अंदर आते हैं, पर आपके सिलेबस में 2 ही है। एनसीईआरटी में, जेई मेंस में चारों हैं। फिर HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराया तो 3 इसके अंदर, और कार्बाइड की सिंगल एक रिएक्शन होती है उसके अंदर। तो इतने प्रकार से आप उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। डन। ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि ये ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन सी रिएक्शन आपको पूछी जाएगी आप भी नहीं जानते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानता कि आपसे क्या पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो रिएक्शन है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको आप सबसे पहले देखें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा दूं, ये एक आइडिया लग गया। ये सब चीजें हमें पढ़नी है। इसके अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है उसको जरा ध्यान से देखें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मतलब, स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। एल्केन्स एंड अल्काइंस, यहां से बोल रहा हूं, इस पॉइंट से, यहां से, एल्केन्स एंड अल्काइंस add 1 or 2 molecules of hydrogen respectively in presence of a catalyst such as finely divided nickel or palladium or platinum at 523 to 573 Kelvin to form alkanes. This reaction is commonly referred as Sabatier and Sanderson's reduction. तो ये उसका नेम रिएक्शन हो गया कि सबैटियर एंड सैंडरसन रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ये रिडक्शन है। अब क्या कहानी है इसको समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो निकल PD PT, तीनों में से कोई एक अलोंग विथ H2, ये आपने ले रखा है। होता क्या है, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा कि ये इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। ये इसके ऊपर आके क्या करता है, अटैक करता है। क्यों अटैक करेगा, बिकॉज इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस H2 के ऊपर, H2 अब मैं ऐसा नहीं लिख रहा, H2 अब मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये आकर इसके ऊपर अटैक करता है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटेगा। अगर ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटा तो यहां पर क्या पैदा हो रहा है, ये देखिए, CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये हो गया H+, और ये बॉन्ड टूटा इसके तरफ तो ये क्या हो गया H-। इस नेगेटिव में H+ आके जुड़ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव जहां एक साथ दिखेंगे वहां क्या बन जाएगा,
बॉन्ड बन जाएगा, ये फॉर्मेशन हो गया। अब मेरे पास सिस्टम में क्या प्रेजेंट था, H माइनस, और आपके पास कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव। ये H माइनस इसके ऊपर आके लग सकता है, ये H माइनस आके इसके ऊपर लग गया, तो ओवरऑल क्या हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक H यहां आके जुड़ गया, एक H यहां आके जुड़ गया। तो बेसिकली हुआ क्या, ये H2 इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऐड हो गया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। गॉट इट? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। अब जरा एक और रिएक्शन नहीं, अब ये समझ में आ गया ना कैसे मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब जरा ध्यान से देख के मुझे सेकेंड वाला रिएक्शन बताइए। मिटा दूं इसे? देखिए इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, निकल PdPt, क्या बनेगा, CH 2 सिंगल बॉन्ड CH2 और नीचे नीचे करके H लग जाएगा। H2 क्यों लगेगा, एक मॉलिक्यूल है तो एक ही बार ऐड होगा और एक ही बॉन्ड टूटेगा। अगर इसी जगह पे मैं ऐसा लिखता CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ट्वाइस ऑफ H2 और यहां पर क्या लिखता NiPdPt। अच्छा एक कंडीशन और लिखना भूल गया, टेम्परेचर 523 टू 573 केल्विन। यहां पे फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है 523 टू 573 केल्विन, द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन इज 523 टू 573 केल्विन। इस केस में क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो मॉलिक्यूल हैं तो कार्बन पर एक हाइड्रोजन तो पहले से लगा हुआ था। अब यहां के दोनों बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहां क्या होगा, CH H सिंगल बॉन्ड H H और H। समझ में आया? तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक ही डबल बॉन्ड, तो ये पार्शियल है, ये कंप्लीट। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टिंग एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू अ सैचुरेटेड कंपाउंड। लॉजिक क्लियर है? वहां कार्बन का 5 बॉन्ड बन जा रहा है ना, कहां पे, सेकंड वाले केस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लिखे ना उसके नीचे वाला, ये वाला। अच्छा ये तो तुमने बोला था ना CH2, ये गलती से मैंने लिख दिया, ये CH ही होगा, एक ही H था ना पहले, एक बॉन्ड खत्म हुआ तो एक एक H लग गए, ठीक है? वो तुम कह रहे थे ना CH2 सिंगल बॉन्ड, तो वो लिखने में CH2 लिख दिया। लॉजिक क्लियर है? यही सारे रिएक्शन आपको देखिए वहां पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? एक और रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नहीं दिया गया है, मैं बता रहा हूं कि होता है, ठीक है? लिखें आप, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वहां पे भी अनसैचुरेटेड। ये क्लियर हो गया पूरा सबका? दिस इज क्लियर कि जब कभी भी आप एक डबल बॉन्ड सिस्टम को देखेंगे, इन प्रेजेंट H2 उसमें ऐड हो रहा है। अच्छा, एडिशन ऑफ H2 इज व्हाट, और एडिशन ऑफ H2 इज रेडॉक्स रिएक्शन में क्या बोले थे, एडिशन ऑफ H2 इज रिडक्शन। दैट्स व्हाई दिस नेम रिएक्शन में क्या लिखा, सेबेस्टियर एंड सेंडरसंस रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, व्हाई इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, H इज गेटिंग एडेड। H ऐड हो रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। पहला रिएक्शन क्लियर? आपको ये वाला रिएक्शन नहीं दिया गया, पर मैं चाहता हूं कि आप जाने, रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थोड़ा सा लेंथियर रिएक्शन है पर एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि वहां से भी एल्केन प्रोड्यूस होता है, आप लोग को जानना चाहिए। और वो भी कैसे प्रोड्यूस होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही वो भी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये रिएक्शन भी जानें, ठीक है? हेडिंग डालिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। क्या होता है, ध्यान से देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है,
इसकी रिएक्शन आप कराते हैं BH3 के साथ, दिस इज कॉल्ड एज बोरेन। इसे क्या बोलते हैं? बोरेन बोलते हैं। दिस इज बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसके प्रेजेंस में BH3 की रिएक्शन जब आप इससे करवाएंगे तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। CH3CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस BHHH। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको आके अटैक करेगी, ये कंपाउंड यहां से H माइनस होके निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आके इसके ऊपर अटैक करता है, Y इसके ऊपर अटैक करता है, इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर डेल माइनस। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये कैसे आपको पता चला कि B के ऊपर प्लस आएगा और H के ऊपर माइनस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1 whereas बोरोन इज 1.9। तो ये डेटा मुझे पता है, आपको नहीं पता है, आप लिख लीजिए। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.9 एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ये कहां से निकाला? फ्रॉम पाउलिंग स्केल। ठीक है, कौन से स्केल से? पाउलिंग स्केल से। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये ऐसा होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखिए। ये B बोरोन, H2 तो पहले से ही है, एक H निकल गया, इस H की जगह कौन आके जुट गया? इस H की जगह आके जुटा कौन? CH2 CH प्लस और यहां लगेगा CH3। सिस्टम में क्या निकला था? H माइनस, और यहां क्या है? प्लस। ये H माइनस आके यहां जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 बोरोन के ऊपर 2। क्लियर हुआ? क्यों, कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, सबको क्लियर है? तो इसको मैं ऐसा ना लिख के यहां CH2 कर दूं, चल ये ऐसा CH2 हो गया। गॉट इट? अब जरा ध्यान से देखिए, एक मॉलिक्यूल था तो ऐसा बना, अगर इसका 3 मॉलिक्यूल लेंगे, अब आपके मन में डाउट आएगा, सर मैं 3 मॉलिक्यूल क्यों लूं? इसलिए लिया जाए क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेसेबल कितने हैं? 3। एक रिप्लेस हो गया, अभी कितने बचे हुए हैं? 2। अब इसका सेकेंड मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसके साथ जब इसका सेकेंड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये पूरी प्रक्रिया वैसी ही होगी और आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा? BH, एक और H हट जाएगा और आपके पास बनेगा CH2 CH3 CH2 CH3। कोई दिक्कत? अब एक और मॉलिक्यूल भी आपके पास है, उसको भी आप डाल दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद जो रिएक्शन होगी आपको क्या मिलेगा? B, अब और H है? नहीं है, CH2 CH3 CH2 CH3। ये लॉजिक क्लियर है? लेकिन हम लोग का तो रिएक्शन वहीं तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि अल्केन तो प्रोड्यूस हो गया सारा। हाँ, अरे अभी रुको जरा, सब्र करो। अब ये क्या बन गया? चूंकि हमने यहां पे 3H रिप्लेसेबल था तो हमने यहां 3 मॉलिक्यूल लेके ये कंपाउंड बना लिया। ये एल्केन कहां बना भाई मेरे? ये तो प्रोपाइल बोरेन है, प्रोपाइल बोरेन। ये एल्केन कहां है? पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बाकी है। तो अब जो आपको मिला वो क्या मिला? दिस इज मिला ट्राइप्रोपाइल बोरेन, ट्राइप्रोपाइल बोरेन। ये हो गया हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। आपने हेडिंग क्या डाला है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन नहीं करवाएं, अभी तक क्या किया आपने? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। यहां तक अगर आ जाए, सिर्फ BH3 THF दिया हुआ है, यही रिएक्शन रुक जाएगी। अगर इतना ही आया तो दिस इज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब इसकी हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। यहां तक पहले समझ में आ गया सबको? ये एक ही स्टेप 3 बार हो रहा है। पहले इसने अटैक करा, एक H निकला, H यहां जुटा, B यहां लग गया, फिर
दूसरा वाला आके फिर से इसके ऊपर अटैक किया तो ये H निकला, फिर वो लग गया, H आके यहां जुड़ गया, फिर तीसरे, ये 3 बार हुआ और तीनों बार में ये हमारा ट्राइप्रोपाइल बोरेन आकर बन गया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मिटाना पड़ेगा ना, तो मैं कहां लिखूंगा, चाहिए यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहां तक समझ में आ गया, लिख भी लिया सबने। अब जरा ध्यान से देखिए, ये मैकेनिज्म मिटा रहा हूं, अब लिख लिया है ना, ये पूरा प्रोडक्ट भी मिटा दे रहा हूं। अब जो नहीं लिखा तो वीडियो से देख के लिखिएगा, ठीक है। अब इसका मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देता हूं, जो मैंने वहां बनाया है, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, वो बड़ा सा ऐसा छोटे में लिख दिया, 3 बार आके लग रहे थे बोरोन के ऊपर। डन। अब मैं वापस से उसे खोल के लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसमें मुझे क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। इसकी मुझे क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन, तब ना फिर वो पूरा कंप्लीट होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए आप क्या कराओगे, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, पानी H+ में, एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तीनों टूट जाएगा, तीनों बॉन्ड टूटेगा और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH3। ये बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, जहां नेगेटिव है यहां प्लस है। पानी में 2 पार्ट होता है, H और OH, H के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस। जहां नेगेटिव है वहां कौन आके जुटेगा, पॉजिटिव, और जहां पॉजिटिव है वहां कौन आके जुटेगा, नेगेटिव। ऐसा तीनों जगह पर होगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां 3 बार प्लस, 3 प्लस में 3 मॉलिक्यूल ऑफ पानी जुटेंगे, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ पानी जुटेंगे तो B के ऊपर OH, B के ऊपर OH, B के ऊपर OH, और इसमें भी 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, CH3 CH2 CH3, और एक बनेगा CH3 CH2 CH3, दिस प्लस दिस along with this। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स CH3 CH2 CH3 प्लस एक मिनट, इसको क्या लिख देंगे, बोरिक एसिड H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड। अब ये यहां से यहां जब पहुंचा तो आपको क्या मिला, 3 मॉलिक्यूल आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का लिया था, तो 3 मॉलिक्यूल आपको क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये अच्छी रिएक्शन इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक साथ आपको कितने कंपाउंड मिल रहे, 3 कंपाउंड। इस कंपाउंड में इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसका यील्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। यील्ड मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट रिएक्शन, एक रिएक्शन में 3-3 मॉलिक्यूल पैदा हो रहे हैं। तो हम ये रिएक्शन खेल कूद करने के लिए तो बनाते नहीं है, प्रोडक्ट आप बनाते हैं केमिस्ट्री में, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं आप रिएक्शन के माध्यम से, उसको आप केमिकल इंडस्ट्री में यूज करेंगे। और जब ये इंडस्ट्री वर्ड आ गया तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी आएगा तभी जब आप कम पैदावार में ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। कम पैदावार में ज्यादा प्रोडक्ट यहां बन रहा है तो ये एक अच्छा रिएक्शन माना जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस रिएक्शन को जहां लिख सकते हैं लिख लीजिए, लेंदी है पर बड़ा ही अच्छा रिएक्शन है। ठीक है, डन, उतार लें, लिख लें इसको। उसके बाद एक सवाल दूंगा इसके ऊपर और देखूंगा कि आप लोग कितना समझ पाए, कितना समझ पाए आप लोग इसको। ठीक है, नहीं उसके लिए कॉपी नाम की चीज होती है जो आप घर से लाना चाहिए। हाँ ऊपर वाली लाइन तो लिख ली होगी। अब देखें, CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन आप करवा रहे हो 1 BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF 2 H2OH प्लस, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मैंने रिएक्शन क्या लिखा है? अगर मैं ये दोनों ही लिख रहा हूं इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं, आप क्या बनाएं? बोरिक एसिड प्लस एल्केन। बोरिक एसिड प्लस एल्केन, मतलब अभी आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बना, मतलब वो दोनों इंक्लूड करना है। अगर सिर्फ ऊपर वाला लिखा होता तो आप कहां पर रोक देते? ट्राई ब्यूटाइल, चूंकि यहां 4 कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा? ट्राई ब्यूटाइल बोरेन। अब बोरेन पर जाकर रोक देंगे। अगर सिर्फ ऊपर वाला लिखा होगा तो बोरेन पर रुक जाएगा, पर दोनों लिखा होगा तो फिर एल्केन बनाकर फिर आप रोकेंगे। क्लियर? मिटा दो इन नीचे वाले को। चलिए अब इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए, क्या बन रहा है प्रोडक्ट इसका। सी द प्रोडक्ट व्हाट इज बीइंग फॉर्म। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए मैं भी बनाता हूं, आप लोग भी बनाइए। यही प्रोडक्ट बनेगा। डन। ये तो पहले वाला ही है ना। मतलब सारे हाइड्रोबोरेशन वाले में यही आएगा। अरे ये ब्यूटेन आया है, 4 कार्बन थे, वहां पे पेंटेन प्रोपेन आया था, ये 4 कार्बन वाला है तो 4 आएगा। क्लियर? रिएक्शन पूरा क्लियर है, ब्रेन में दिमाग के अंदर वो मैकेनिज्म क्लियर है कैसे रिएक्शन प्रोसीड की है। क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए यहां पे ट्विस्ट करना चाहूं मैं तो यहां पे अगर मैं दे दूं BHR2, क्या दे दूं? BHR2, क्या दे दूं? BHR2। अब जब BHR2 दे दूंगा तो फिर ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी क्या? फिर ये बोरोन पे जाकर रुक जाएगी और फिर वहां पे एक ही OH लग पाएगा तो वो अल्कोहल बन जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? ये वाला बात क्लियर नहीं हुआ। जब BH3 था तो ये समझ में आ गया सबको? चलिए मान लीजिए मैं ऐसा कुछ देर, मैं नहीं, कोई अगर आपको ऐसा दे दे, क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये आकर इस B के ऊपर अटैक करेगा, इस B के ऊपर अटैक किया तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH2B और इस पर लगा होगा R और R। कोई डाउट? और एक H जो वहां से हटा होगा वो यहां पे आके जुट गया होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे क्या बनेगा? प्लस, और इस पे क्या बनेगा? माइनस। जहां पे H माइनस निकलेगा वो इस H प्लस पे आ जाएगा तो ये H2 हो गया। ये क्लियर? अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन है क्या? मैं सेकंड मॉलिक्यूल फिर से अटैक कराऊं? क्यों नहीं ऑप्शन है? अब H नहीं है, हाइड्राइड बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। अब H नहीं है तो इसी की आप क्या करवाओगे? ऑक्सीडेशन। इसी की आप ऑक्सीडेशन करवाओगे। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे H2O H प्लस के प्रेजेंस में, तो जहां पर B है उस पर क्या लग जाएगा? OH। इस पर लग जाएगा OH, इधर R और इधर R, और साथ में आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 CH3। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। इसलिए एक मॉलिक्यूल मिला बिकॉज यहां पर एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था। क्लियर? तो अगर ऐसे कुछ घुमाकर भी दे दे तो गुगली को भी झेल लेंगे। चलिए इसका एक और गुगली है वो भी भेजता हूं। अब हाइड्रोबोरेशन तो हो गया, समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोबोरेशन के बाद अब एक और मान लीजिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, हाइड्रोबोरेशन के बाद सेम कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपने डाला BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन प्लस इस बार आप डाल रहे हैं H2O2 इन बेसिक मीडियम।
क्या डाल दिया? H2O2 इन बेसिक मीडियम। आपने पहले वाले में क्या डाला था? H2O इन एसिडिक मीडियम। ये डाला H2O2 इन बेसिक मीडियम। H2O2 ज्यों आपको दिख जाए, H2O2 जैसे ही आपको दिख जाए, ये एंटी मार्कोनिकॉफ काम करता है। अब आप कहेंगे सर ये एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है? इसलिए इसको थोड़ा और आगे मैं बोलना चाहिए था, पर ये फिर उस टाइम पे मेरे को पूरा लिखना पड़ता, इसलिए मैं अभी ही बता देता हूं। समझने की कोशिश करिएगा। मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। शीट में दिया हुआ है, कहां दिया है मुझे ध्यान नहीं है, पर शीट में है। जहां आएगा मैं वहां बोल दूंगा कि ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा दूंगा, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से चलेगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बॉन्ड को तोड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि कंपाउंड ऐसे टूटे, CH3 CH माइनस और CH2 के ऊपर प्लस। सेकेंड तरीका यह है जैसे हम लोग तोड़ते थे, कैसे तोड़ रहे हैं? CH3 CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और CH2 माइनस, यानी एक बार बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है और एक बार बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब ऑलरेडी मैंने आपको जीओसी पढ़ा रखा है, बुद्धि से अपने बताइए, ये जो माइनस है ये तो आकर H पर अटैक कर रहा है और इसके ऊपर ये H आके लग गया, ये H आके लग जाता है, ये माइनस है, ये इसके ऊपर H आके लग गया। अब मुझे बताइए कि जो कार्ब कैटायन बना वो कहां स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन जीओसी में पढ़ाया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा कहां होती है? 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। मुझे आप लोग का चेहरा देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग को ये याद नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा काम तो पढ़ाना है, आपका काम रिवाइज नहीं करना है। आप रिवाइज नहीं करेंगे, पर मैं तो पढ़ाने के लिए कुछ भी करूंगा। ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट, वो भी भूल गए। ये कौन सा ग्रुप है? ये क्या इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा ग्रुप है? ये क्या दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट। अगर ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा ना, तो पॉजिटिव को स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन देने वाला करता है। तो 3 लोग अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे कितने लोग हैं देने वाले? 2। यहां तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये। फिर तो 3 डिग्री, इसलिए इसको 3 डिग्री क्यों बोलते हैं? When 1 carbon attached to 3 carbon, that is called as 3 degree carbon. This is 2 degree, this is 1 degree. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा किसकी है? 3 डिग्री की। फिर यह क्लियर है? ये कौन सा डिग्री कार्ब कैटायन है? 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री कार्ब कैटायन है? ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। नीचे वाला इज मोर स्टेबल, नीचे वाला इज मोर स्टेबल। नीचे वाला कैसे बना? इधर बॉन्ड टूटा या उधर बॉन्ड टूटा था? बॉन्ड ऐसे टूटा होगा तो इधर आया होगा नेगेटिव और इधर बना होगा पॉजिटिव। और इस नेगेटिव में अगर यहां पर H और H है या जो भी लगा हुआ है, H और Cl है, तो H कहां जुट जाएगा? इस पर। और Cl माइनस होगा और Cl माइनस कहां के जुटेगा? इस पॉजिटिव पर। क्लियर? मार्कोनिकॉफ कहते हैं, मार्कोनिकॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा रिचर गेट्स रिचर। जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। जिसके पास 2 हाइड्रोजन है उसके पास कितने हो गए? 3। और जो कम वाला है उसमें जो दूसरा है उसको लगा दीजिए। रिचर गेट्स रिचर। डन? रिचर गेट्स रिचर। जिसके पास ज्यादा था उसके पास आपने क्या किया? और हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ये जो रूल है इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ, पुअरर गेट्स रिचर। एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा तो जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे आप क्या लगाएंगे? H लगाएंगे और दूसरे वाले पर जो भी दूसरा ग्रुप होगा उसको लगा देंगे। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये कब लगेगा? तो इस कहानी पूरी खत्म है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के 3 नाम है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, परॉक्साइड इफेक्ट
पर ऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल, जहां पर कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल, वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज बनाइए, और वो तभी बनेगा जब रिचर को आप ज्यादा रिच करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इतना स्टेबिलिटी का चक्कर भरा, बोला इतना तुम डिटेल में मत देखो, तुम तो सीधा याद रखना कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे हाइड्रोजन लगा देना, और बाकी जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां पर तुम जो भी दूसरा ग्रुप होगा उसको लगा देना। तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत देखो, किधर स्टेबल बॉन्ड कहां टूटेगा, उतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। उन्होंने सिंपल एक लाइन में बोल दिया, रिचर गेट्स रिचर, हाइड्रोजन गेट्स एडेड टू दैट पर्टिकुलर कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वहीं ऐड होगा जहां पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, खत्म। पर एंटी मार्कोनिक क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां ऐड करिए जहां पर कम हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये एंटी मार्कोनिक उल्टा हो गया ना, उसने जो बोला उसका उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ वहां दिखने को मिलता है जहां परऑक्साइड होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ कहां देखने को मिलता है, जहां पर परऑक्साइड होता है। तो परऑक्साइड जहां पर होगा वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। परऑक्साइड हमेशा बेसिक मीडियम में लेते हैं, और मार्कोनिकॉफ लगाना होगा वो हमेशा एसिडिक मीडियम में लेते हैं। क्लियर? तो अब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर तो फिर इसमें ऐसा क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐसा क्या हो जाएगा इसके होने से। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ क्लियर लिखा हुआ है आपके शीट में, जहां पर आएगा वहां पे मैं अंडरलाइन करवा दूंगा। पर मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ क्लियर। व्हाई आई टोल्ड यू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज बिकॉज यहां पर आपको क्या मिल गया, परऑक्साइड मिल गया। तो आप पहली वाली रिएक्शन तो वैसे ही कराएंगे। ध्यान से देखिए, यहां पे कंपाउंड, यहां पे जो रिएजेंट लिया है वो क्या है, CH3 CH2 दिस BHR2 THF। अब जरा देखिए, इसे प्रोडक्ट बनाया था, क्या बनाया था, CH3 CH2 CH2B RR। ये पहले वाले से बन गया, इसमें आपने क्या डाला, अब आप क्या डाल रहे हैं, H2O2 बेसिक मीडियम में। मार्कोनिकॉफ होता तो इसके ऊपर क्या लगता, OH, और इसके ऊपर क्या लगता, H। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा OH और इसके ऊपर लगेगा H, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये अब एल्केन बना कि एल्कोहल बन गया। तो सेम रिएजेंट, सेम रिएक्टेंट, सेम रिएजेंट, सिर्फ आपने वाटर की जगह पर क्या डाल दिया, H2O2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये बना दिया एल्कोहल। ये रिएक्शन अगले साल क्लास 12th में एल्कोहल चैप्टर में एल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे ना भाई। सेम चीज से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आप क्या बना रहे हो, इस बार एल्कोहल बना रहे हो। परऑक्साइड इफेक्ट डाल दिया तो क्या बन गया, परऑक्साइड डाल दिया तो एल्कोहल बना, और ऑक्साइड डाला था यानी H2O प्लस एसिड डाला था तो क्या बना, H2O प्लस एसिड डाला था तो यहां पे क्या बन रहा था, एल्केन बन रहा था, बोरिक एसिड के साथ एल्केन। क्लियर है? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पूरा क्लियर हो गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक लास्ट रिएक्शन अनसैचुरेटेड की करेंगे और फिर अनसैचुरेटेड पे ही आज की क्लास को खत्म कर देंगे। अगली क्लास में अल्काइल के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये पहला वाला भी खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया। अब मैं तीसरा अनसैचुरेटेड रिएक्शन दिखा रहा हूं। तीसरा नहीं है तो पहले ही वाला जो हमने पढ़ा हुआ है, बस पहले वाले को ही थोड़ा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT PD निकल एट 523 केल्विन से लेकर 573 केल्विन तक, ये ऐसा कुछ दे दिया गया है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब कभी भी एक साइक्लिक कंपाउंड होता है तो H2 ऐड होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा। एक बॉन्ड जब ब्रेक करती है, एक के ऊपर आता है प्लस और एक के ऊपर आता है माइनस। माइनस इस H के HH ऐसे है, माइनस इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये यूं हुआ, जब ये अटैक करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये कार्बन था, ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था, एक दो बॉन्ड, तो दो हाइड्रोजन लगे होंगे, यानी ये पहले से क्या था, CH2, इस पर एक H आके लग गया, खत्म। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये H माइनस हो गया, ये H माइनस कहां आ जाएगा, इधर, यानी इस पर भी पहले से क्या था, CH2, और इस पर क्या लग गया, दिस, ये क्या लिखा हुआ है, CH3 कार्बन, CH2 CH3। साइक्लिक कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स।
ये भी क्या है, H2PDBD निकल ही तो है, पर आप साइक्लिक कंपाउंड को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन्स में। क्लियर? वहाँ THF का जरूरत नहीं है। हाय हाय, बोरेन के साथ THF यूज करते हैं, हर जगह कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, जिस साइंटिस्ट ने वो रिएक्शन किया है उसने उसी के साथ कराया है। वैसे THF क्यों यूज करते हैं, अगर ये सवाल ही कोई पूछ ले कि हाइड्रोबोरेन के साथ THF क्यों यूज करते हैं, THF जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, THF बोल रहा हूं, BH3 इज अनस्टेबल कंपाउंड, तो वो सॉल्वेंट THF में ही स्टेबल रहता है, इसलिए हम उसको THF के साथ यूज करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ BH3 इज नॉट पॉसिबल, वो मोनोमर की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। BH3 कैनॉट एग्जिस्ट एज BH3 मोनोमर, वो डाइमर ट्राइमर ऐसा कुछ हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि BH3 की तरह ही रहे तो आपको वहां पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यूज करना पड़ेगा, और वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसको क्या कर देगा, BH3 की तरह ही रहने देगा। तो इसलिए ये दोनों हमेशा एक साथ यूज करते हैं। सेकेंड एक रिएक्शन और बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ये यहां पे डाला, यहां पे डाला, पहला 2H2 प्लस PD निकल इन प्रेजेंस ऑफ 523 से लेकर 573 केल्विन का हीट। दो मॉलिक्यूल क्यों लिया, पहला मॉलिक्यूल H की डबल बॉन्ड तोड़ेगा और दूसरा मॉलिक्यूल ये बॉन्ड तोड़ेगा। अगर इसको मैं बॉन्ड लाइन को अगर मैं ऐसे लिखूं तो यहां क्या लिखा हुआ है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यही कंपाउंड है। अब पहला बॉन्ड टूटेगा, यहां एक H, यहां एक H, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, यहां एक H, यहां एक H, फाइनली यही प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 CH2 CH3। ऐसा कुछ जादू नहीं पड़ा रहा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में ऊपर यही लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, क्लियर है। प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन खत्म, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समाप्त हो गया। अगली क्लास में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।